नमस्कार सभी को। सर्वगशाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं ना सब लोग? पढ़ाई बढ़िया चल रही है? पेपर का जो है तमाम पेपर इस समय चल रहे हैं और आने वाले हैं, तो पढ़ाई भी करते रहिए। साथ में ठंड का मौसम भी आ रहा है, तो उससे भी सतर्क रहिए, क्योंकि तबीयत का बहुत ध्यान रखते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखना है। तो चलिए आज की चर्चा में हम शामिल होंगे। जैसा कि हमारी जो क्लासेस हैं वह फंडामेंटल राइट्स पे चल रही थी, यानी हम भारतीय संविधान को चर्चा में ले रहे थे और शुरुआत से मैंने भारतीय संविधान को लिया है। अब हम अभी अगर देखें तो पिछले जो क्लासेस हैं उसमें हम फंडामेंटल राइट्स पे अध्ययन कर रहे थे, और फंडामेंटल राइट्स में हम कहाँ पहुँच चुके थे। आपका जो दूसरा राइट था वह स्वतंत्रता का अधिकार, उसको हम लोग देख रहे थे। और उसमें जैसा कि आर्टिकल 19 से 22 तक के आपके जो राइट टू फ्रीडम है वो हैं, और उस पर अध्ययन कर रहे थे। और हमने पिछली क्लास में आर्टिकल 21 को बहुत डिटेल में देखा था, क्योंकि उसमें बहुत सारे आपके केसेस हैं, वाद हैं, और उन वाद को भी याद रखना है, क्योंकि बार बार 21 का जो मीनिंग है या डेफिनेशन है बार बार डिफाइन किया गया है। तो बहुत डिटेल में क्लास हुई थी आर्टिकल 20 और 21 पे, और 21 ए को भी मैंने बताया था कि आपका जो 86 नंबर का आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसके माध्यम से जो राइट टू एजुकेशन है 6 से 14 वर्ष के आयु के लोगों के लिए, बच्चों के लिए, तो उसको भी हमने देखा था आर्टिकल 21 ए। तो पिछली क्लास में 3 आर्टिकल और लगभग कम से कम 10-12 केसेस हमने देखे थे। तो आज की चर्चा बेसिकली हम देखेंगे, आपका एक आर्टिकल बचा है राइट टू फ्रीडम में, यानी स्वतंत्रता के अधिकार में आपका एकमात्र आर्टिकल जो अंतिम है 22वां आर्टिकल, उसको देखेंगे। इम्पोर्टेंट है, या भी एक तरीके से समझ लीजिए। जैसे आर्टिकल 20 को मैंने बताया था अपराधियों से रिलेटेड है, वैसे भी या भी जो आर्टिकल है 22 लास्ट, या भी क्राइम या समझ लिए अपराध या अपराधी से रिलेटेड है। तो इस पे आज हम डिस्कशन करेंगे। और साथ में आपका तीसरा जो आपको फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट मैंने बताए थे मूलतः 7 थे, वर्तमान में 6 हैं, जिसमें आपका जो तीसरा है उस पे हम चर्चा करेंगे। फंडामेंटल राइट आपका तीसरा, उस पे भी देखेंगे। तो अब क्लास को हम प्रारंभ करेंगे, और क्लास प्रारंभ करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में पूरा सेशन देखिए, तभी आप समझ पाएंगे कि आपको किस तरीके से, किस प्रकार का कंटेंट है, किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है। तो पूरी क्लास देखिए, और अगर सेशन पसंद आए तो अपने दोस्तों और सहपाठियों के संग भी इसको शेयर करिए। तो अब विलंब नहीं करेंगे और चर्चा को देखेंगे। तो सबसे पहला जो आज की चर्चा में जो आपका आर्टिकल है वह कौन सा है? आर्टिकल 21। और राइट टू, आपका मैंने बताया कि राइट टू फ्रीडम का यह अंतिम आर्टिकल है। राइट टू फ्रीडम जो 19 से लेकर 22 तक के आर्टिकल इसमें समाहित हैं। तो आर्टिकल 21 लास्ट आपका है, और 21 की अगर परिभाषा देखें तो इसमें क्या है कि गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, इसका तात्पर्य हुआ प्रोटेक्शन अगेंस्ट क्या? अरेस्ट एंड डिटेंशन, इसको इंग्लिश में बोलेंगे। तो गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण है। अब इस आर्टिकल को अगर आप दो पार्ट में इसको डिवाइड करें तो इसमें दो तरीके की व्यवस्था है। तो इसमें दो तरीके अगर आप देखें तो एक में है क्या? दंडात्मक व्यवस्था है, दंडात्मक। और दूसरे में क्या है कि आपका निवारक निरोध है, निवारक है। तो निवारक निरोध और आपका दंडात्मक व्यवस्था, इस तरीके से आप इसको दो पार्ट में कर डिवाइड करते हैं। तो पहला आपका इसको करेंगे तो इसको, इसका अर्थ हुआ प्यूनिटिव में बोलेंगे दंडात्मक निरोध। या अब ये दंडात्मक निरोध क्या होता है? तो दंडात्मक निरोध अपराध के बाद होता है। जैसे किसी व्यक्ति को शक के आधार पर समझ लीजिए, या किसी भी कंडीशन में, या कोई घटना हो गई, अपराध हो गया है, तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। अपराध होने के बाद की यह व्यवस्था है, जब इसमें किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसकी गिरफ्तारी करके उसकी जांच, उसकी पड़ताल की जाती है कि वह व्यक्ति उस अपराध में शामिल था कि नहीं। शक के आधार पर भी मान सकते हैं, शक के आधार पर भी गिरफ्तार किया जा सकता है, निरुद्ध किया जा सकता है। तो पहला जो आपका हुआ दंडात्मक निरोध, इसमें आपको याद रखना है कि यह अपराध होने के बाद की घटना है, यानी अपराध हो जाता है तब गिरफ्तार किया जाता है। दूसरा जो इसका भाग है उसको प्रिवेंटिव बोलते हैं, निवारक निरोध। यानी अपराध नहीं हुआ है,
अपराध होने की संभावना अगर व्यक्त करें, जैसे किसी व्यक्ति को यह देखा जा सकता है, उस पर संदेह व्यक्त करके या सोचा जा सके कि यह व्यक्ति जो है अपराध कर सकता है। यानी एक तरीके से समझ लीजिए, इसमें सजा का, दंड का नहीं, बल्कि उसको दंड से बचाना या अपराध से बचाना इसका उद्देश्य है। तो इस तरीके से पहला जो भाग है दंडात्मक व्यवस्था है, जिसमें दंड देना है, यानी एक तरीके से अपराध हो गया है, अपराध के बाद उसको गिरफ्तार किया गया है, अब जांच पड़ताल होगी, उसके बाद पता चलेगा कि वह अपराधी है या नहीं। दूसरा जो इसका भाग है वह आपका डिटेंशन है, उसको डिटेंशन किया जाएगा। प्रिवेंटिव तरीके से यह है, प्रिवेंटिव डिटेंशन बोलते हैं इसको। तो प्रिवेंटिव है, तो इसमें निवारक निरोध किया जाएगा और यह अपराध होने से पहले की बात है। यानी किसी व्यक्ति को, जैसे आप एक एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं, जैसे कश्मीर में धारा 370 आपका जब हटाया गया, तो उसके बाद बहुत से राजनेताओं को जो है उसमें डिटेंशन में रखा गया था, या मानते हुए, अपराधी नहीं है, लेकिन यह मानते हुए कि वह हो सकता है कि ऐसी कोई बात बोलें या ऐसी कोई गतिविधि करें जिससे क्या हो, घटना हो सके। तो घटना होने के पहले की बात है, तो निवारक निरोध याद रखना है, और अपराध करने की पहले की बात है, जबकि दंडात्मक जो निरोध है वह अपराध करने की बाद की बात है। अब दंडात्मक निरोध अगर किसी को कर लिया जाता है तो उसमें उसके क्या राइट हैं, यही यह आर्टिकल कहता है। तो दंडात्मक निरोध करने के बाद उस व्यक्ति का क्या राइट है, यह बात आपको ध्यान में रखना है। तो आर्टिकल अगर बात करें 22 में जो पहला क्लॉज है, यानी पहला जो इसमें 3 बातें मुख्य आपको ध्यान रखनी है। तो इसमें अगर बात करें तो व्यक्ति को क्या होगा, व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है, यह स्वतंत्रता है कि अगर उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, मान लीजिए आप हैं या हम हैं, अगर सरकार या पुलिस के द्वारा हमको गिरफ्तार कर लिया जा सकता है, बिना वारंट या किसी भी आधार पे गिरफ्तार कर लिया गया, तो हमको यह जानने का अधिकार है कि हमको गिरफ्तारी का कारण क्या है, मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया है, क्या घटना हुई थी, किस वजह से मुझे गिरफ्तार किया गया। तो यह मेरा फंडामेंटल राइट है, जो आर्टिकल 22 का पहला भाग है, इसमें याद रखना है। तो गिरफ्तारी का कारण जानने की स्वतंत्रता होगी हमको। और इसमें अगर दूसरा भाग देखें तो इसमें क्या है कि मुझे वकील करने, मान लीजिए मुझे गिरफ्तार कर लिया गया है, तो मुझे वकील करने का भी अधिकार होगा, या मेरा राइट है कि मैं कोई अपने लिए वकील कर सकता हूँ। फिर इसका तीसरा जो भाग है उसमें आपको ध्यान रखना है। तो इसमें तीसरे भाग में है कि 24 घंटे के भीतर अपने नज़दीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। और इसमें एक बात याद रखना है, 24 घंटे के भीतर नज़दीकी मजिस्ट्रेट के सामने हमें पेश किया जाएगा। अब 24 घंटे अगर समय की बात करें, तो जैसे मान लीजिए आज सैटरडे है, कल संडे हो जाएगा, तो क्या यह छुट्टी वाला, अवकाश वाला दिन भी इसमें जोड़ते हुए 24 घंटे की अवधि को माना जाएगा। आपको यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, पूछा गया है कि अगर 24 घंटे का जो ये है, 24 घंटे के भीतर हमें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, तो क्या इसमें अवकाश की अवधि शामिल होती है। तो बहुत लोग मानेंगे कि नहीं होती है शामिल, लेकिन ऐसा नहीं है, अवकाश की अवधि शामिल होती है। और यह आपको मैं बताना चाहूँगा, मान लीजिए जज या मजिस्ट्रेट आपकी छुट्टी पर हैं, तो उनको संडे के दिन भी पेश किया जाएगा, यानी 24 घंटे की अवधि पूरी होने तक उनको यहाँ मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, चाहे वह अवकाश हो, चाहे आपका कार्य हो। तो अवकाश और कार्य दिवस दोनों में ही ऐसा है, दोनों को मिला के बस इसमें क्या जो छोड़ा जाएगा समय अवधि, या बात करें तो यात्रा करने का समय लगा है वो उसको माइनस किया जाएगा। बाकी जो जैसे मान लीजिए अभी मुझे गिरफ्तार किया गया और मुझे पेश किया गया ले जाके वहाँ पे, तो यात्रा की अवधि को इसमें माइनस किया जाएगा, लेकिन अवकाश को माइनस नहीं किया जाएगा, अवकाश हमेशा शामिल होगा। छुट्टी भी है तब भी हमें 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। तो 3 बातें आपको अच्छे से इसकी ध्यान रखनी है। तो मैंने बताया कि अनुच्छेद 22 को अगर 2 तरीके से बांटें, तो पहला दंडात्मक निरोध है, दूसरा निवारक निरोध है। तो निवारक निरोध में जैसा मैंने बताया प्रिवेंटिव होता है, या अपराध करने के पहले होता है। दंडात्मक में जो है अपराध करने के बाद होता है। तो अगर दंडात्मक निरोध का प्रक्रिया होती है इसमें, तो इसमें 3 आपके आर्टिकल के 22 के जो है 3 क्लॉज याद रखने हैं। तो पहले क्लॉज में गिरफ्तारी का कारण जानने का स्वतंत्रता होगी, दूसरे में वकील करने का मुझे अधिकार होगा, तीसरे में आपका 24 घंटे के भीतर अपने नज़दीकी जो है मजिस्ट्रेट के सामने मुझे पेश करना होगा। तो इसमें बस आपको याद रखना है कि यात्रा में लगे समय को माइनस करते हुए उसमें यह
24 घंटा जोड़ा जाता है अवधि, बाकी अवकाश की अवधि इसमें बिल्कुल शामिल होती है, तो यह याद रखना। अब आर्टिकल 22 का जो दूसरा पार्ट है उसको भी देखेंगे, तो जिसमें आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात है, तो यह चौथे में है। और इसमें ध्यान रखना है कि 3 माह से, जैसे मान लीजिए कोई आतंकवादी है या इस तरीके की आतंकवादी गतिविधियां होने की संभावना है, किसी व्यक्ति को उठा लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा 3 माह तक निवारक में रखा जाएगा। उसके बाद यानी 3 माह की अवधि तक ही उसको रखा जाएगा, 3 माह से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर 3 माह से ज़्यादा रखना है उसको अवधि में, तो उसको क्या किया जाएगा कि 3 माह से ज़्यादा रखने के लिए आपको एक न्यायिक समिति बनेगी, जिसमें हाई कोर्ट के न्यायाधीश होंगे, और यह समिति बताएगी कि व्यक्ति को और कितने दिन रखा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका निवारक निरोध में व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा 3 माह तक रखा जा सकता है। उसके बाद अगर रखना है तो एक न्यायिक समिति बनेगी, जिसमें उस समिति में सदस्य कौन होंगे, आपके हाई कोर्ट के न्यायाधीश होंगे, और वह समिति फिर बताएगी कितने दिन जो है इसमें रखा जाएगा निवारक निरोध में। तो यह अवधि भी आपको याद रखनी है, 3 माह है, तो यह इम्पोर्टेंट है। अब उसके बाद में बात करें तो आर्टिकल 21 का एक क्लॉज आप 7वां भी याद रखिएगा, क्योंकि इसमें यह दिया गया है कि जो आपका निवारक निरोध है यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन है, इसके जो संबंध में कोई कानून बनाना होगा तो वह संसद बनाएगा। संसद को अधिकार है, कोई विधानमंडल नहीं, तो संसद को अधिकार है, यह ध्यान रखिएगा कि प्रिवेंटिव जो डिटेंशन है इसके संबंध में कोई भी कानून बनाना होगा तो संसद बनाएगा। अब इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 22 को प्रभावी बनाने के लिए बहुत सारे कानून भी लाए गए थे, उसको याद रखना है। जैसे निवारक निरोध अधिनियम यह 1950 में आया, लेकिन 1969 में इसको समाप्त कर दिया गया था। अब इसमें देखिए, समाप्त करने को याद नहीं रखना है, जब कानून आए हैं उनको आपको अच्छे से याद रखना है। तो एक अधिनियम आया 1950 में, निवारक निरोध अधिनियम 1950 में आया था, इसको याद रखिएगा। उसके बाद आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, जिसको मीसा एक्ट बोलते हैं, या 1971 में आया था, इसको याद रखिएगा। फिर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, जो 1980 में आया था, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो 3 अधिनियम तो ये हो गए। उसके बाद में आपको मैं कुछ यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 3 अधिनियम आपको ये याद रखने हैं। उसके बाद अगर बात करें तो आपको याद रखना है कि आतंकवादी और विध्वंसक क्रियाकलाप अगर कोई कर रहा है तो उससे संबंधित अधिनियम जो है निवारण अधिनियम आया था, वह 1985 में आया था, यह भी याद रखिएगा। क्या आतंकवादी आतंकवादी या कोई विध्वंसक विध्वंसक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, इसको बोलते हैं क्रियाकलाप निवारण अधिनियम है, निवारण अधिनियम है। यह अधिनियम जो अगर बात करें तो यह अधिनियम आया था 1985, तो यह भी याद रखना है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है आतंकवादी निवारण अधिनियम भी याद रखना है। कौन सा, यहाँ लिख दे रहा हूँ, आतंकवादी। ये सभी अधिनियम जो है आर्टिकल 22 को प्रभावी बनाने के लिए ये लाए गए थे, तो आतंकवादी निवारण अधिनियम भी याद रखिए। अधिनियम इसको बोलते हैं पोटा एक्ट, क्या बोलते हैं, पोटा एक्ट 2002 में आया था, 2002, यह भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगर बात करें तो एक और याद रखिएगा, गैर कानूनी, ऊपर लिख रहा हूँ, गैर कानूनी गतिविधि। अगर कोई व्यक्ति गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल है तो उसके लिए आया था गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम था, रोकथाम अधिनियम था, यह भी ध्यान रखिए, या निवारण बोल दिया, निवारण या रोकथाम अधिनियम अधिनियम यह जो आया 2004 में, तो इसको याद रखना है। तो ये आर्टिकल आपके जो 22 हैं उनको प्रभावी बनाने हैं, यानी उस पे कानून थे, तो इसको याद रखना है। निवारक निरोध अधिनियम मैंने बताया कि 1950 का है। उसके बाद आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, जिसको मीसा एक्ट बोलते हैं, या 1971 का है। उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा एक्ट जो आपका हुआ था 1980 का। उसके बाद आपको याद रखना है आतंकवादी विध्वंसक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1985 है। आतंकवादी निवारण अधिनियम भी है, जिसको पोटा बोलते हैं, 2002 है। उसके बाद गैर कानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम 2004। तो ये 5-6 अधिनियम जो हैं इसको आपको अच्छे से याद रखने हैं। ये आर्टिकल 21 को प्रभावी बनाने हैं, यानी उसको सशक्त बनाने हैं, तो ये अधिनियम लाए गए थे, पोटा। और भी बहुत सारे अधिनियम थे, उसको आप याद रखना चाहें या नहीं याद रखना चाहें, उसमें 6 आपको मुख्य जो आपके अधिनियम हैं
कानून है, लॉ हैं, इनको याद रखना है। और भी बहुत सारे हैं, इसको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हालाँकि कोई ये सब अधिनियम, नियम, कानून कोई पढ़ाता नहीं है इसमें संविधान में, बट यह इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 21 को अगर जैसे प्रभावी बनाया गया तो किस तरीके से बनाएगा। ऐसे ही मैंने आर्टिकल आपका, जब आपका वो अनटचेबिलिटी वाला पार्ट पढ़ा रहे थे, छुआछूत वाले, तो उसमें बहुत सारे अधिनियम बताए थे मैंने। तो ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं क्योंकि इससे रिलेटेड हैं, तो इसको हम छोड़ेंगे नहीं, स्किप नहीं करेंगे। तो यह याद रखना है। उसके बाद अब हम आएंगे, मैंने क्या बताया था, शोषण के विरुद्ध अधिकार, या आपका जो फंडामेंटल राइट का तीसरा पार्ट है। फंडामेंटल राइट के तीसरा पार्ट, पहला क्या था, राइट टू इक्वलिटी, दूसरा क्या था, राइट टू फ्रीडम, तीसरा क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसको याद रखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें 2 आर्टिकल हैं, 23 और 24। इसके बाद आपका धार्मिक स्वतंत्रता आ जाएगी उसमें नेक्स्ट पार्ट में। तो तीसरे नंबर का जो मूल अधिकार है वह हम चर्चा में ले रहे हैं, और इसमें 2 ही आर्टिकल आपको पढ़ने हैं, कौन से, 23 और 24। अब 23 और 24 में आपको पहला 23 देखते हैं। तो 23 में आपको 2 चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि बलात् श्रम क्या का क्या अर्थ होता है, बाल श्रम का क्या अर्थ होता है। अभी ये उसी में बलात् श्रम और बाल श्रम है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है, आर्टिकल को कभी मिक्स मत करिएगा क्योंकि ये अलग आर्टिकल है और बाल श्रम का आर्टिकल अलग है, वो अभी बताएंगे। तो आपको इसमें मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का निषेध किया गया है। अब इसका बलात् श्रम का क्या अर्थ होता है, तो बिल्कुल सरल भाषा में आप समझिए कि जबरदस्ती, अगर आपको जबरदस्ती बलपूर्वक अगर कोई कार्य कराया जाता है तो उसको बोलते हैं बलात् श्रम। अब बलात् श्रम का निषेध यानी बलात् श्रम पे रोकथाम है। और मानव के दुर्व्यापार है। मानव का दुर्व्यापार क्या होता है, इसमें जैसे मानव का खरीद फरोख्त की जाए, या मानव के किसी अंगों को जो है खरीद फरोख्त हो, या इसमें पुरुष, महिला और बच्चे की किसी की खरीद फरोख्त हो, और इसमें अनैतिक दुर्व्यापार हो जैसे वेश्यावृत्ति वगैरह ये सब, तो ये भी आपका शामिल है मानव दुर्व्यापार में। उसके बाद देवदासी या दास प्रथा जो है, या दास रखने की व्यवस्था भी इसमें निषेध किया गया। तो मानव दुर्व्यापार के अर्थ यह हुए कि जो है पुरुष, महिला एवं बच्चे की खरीद बिक्री, और अनैतिक दुर्व्यापार, वेश्यावृत्ति या देवदासी या दासी ये सब व्यवस्था। और बलात् श्रम का अर्थ यह हुआ किसी से आपको जबरदस्ती कुछ काम जो है नहीं करवा सकते हैं, यानी बलपूर्वक अगर आप अपने बल के प्रयोग पे जो है किसी से जबरदस्ती काम करवाएं तो वह बलात् श्रम कहा जाता है, और इसका निषेध किया गया है आर्टिकल 23 में। अब ये आपके डोमेस्टिक वायलेंस की बात, या डोमेस्टिक जो आपके घरेलू काम है उसमें नहीं लागू होते, हालांकि वह भी एक बलात् श्रम है। वहाँ पे तो जो है आपका विक्टिम तो अलग ही बन जाते हैं। कभी ज़्यादातर आज की डेट में पुरुषों से जो है बलात्संग कराया जाता है घर के अंदर, हालांकि उनसे उनके अधिकारों की बात नहीं है। अगर डोमेस्टिक वायलेंस में जाएंगे तो वहाँ पे ये केस बन सकता है। अदरवाइज बहुत सारे बलात्संग आज भी चल रहे हैं, लेकिन वो कमरे के अंदर और किचन के अंदर चल रहे हैं, किचन के अंदर। हालांकि यह सिर्फ पुरुष ही करते हैं, ऐसा नहीं है। महिलाओं से भी बलात्संग कराया जाता है। बलात्संग भाई उनका करने मन नहीं, जबरदस्ती आप करवा रहे हैं बल के प्रयोग पे। लेकिन ज़्यादातर पुरुष बलात्संग का शिकार हैं, पुरुष ज़्यादा शिकार हैं बलात्संग का। बलात्संग का अर्थ मैंने बता दिया कि बलपूर्वक कराया गया कार्य या बलात्संग कहलाता है। लेकिन इसका जो है आपके फंडामेंटल राइट के अंतर्गत निषेध किया गया है, लेकिन घरेलू अभी भी जारी है। तो बलात्संग और मानव के दुर्व्यापार, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। और इसमें मैंने बता दिया दुर्व्यापार के अंतर्गत पुरुष, महिला और बच्चे की खरीद बिक्री। इसमें अंगों की बात है, मानव अंगों की अगर भी खरीद बिक्री होती है तो वह भी दुर्व्यापार के अंतर्गत आएगा। और इसमें अनैतिक दुर्व्यापार, मान लीजिए किसी जो मानव को व्यापार किया जाता है यौन क्रियाओं के लिए या किसी चीज़ के लिए, या वेश्यावृत्ति आदि जैसी जो गतिविधियां हैं वह भी यहाँ पे रोकथाम उसकी बात है, दुर्व्यापार के अंदर आएंगी। और देवदासी या दास, अब देखिए दास भी जो है आपके, दास भी कहाँ है, दास भी घर में होते हैं। कोई दासी होता है, कोई दास होते हैं, कोई ना कोई तो होता है उसमें से। चाहे दास हो, किसी किसी घर में दास होते हैं, किसी घर में दासी होती हैं। लेकिन यह जो है आपका अभी भी जारी है, लेकिन ये व्यवस्था जो है इसका निषेध किया गया है, आपको याद रखना है। अभी भी घरेलू देखें तो डोमेस्टिक वायलेंस में अगर जाएंगे तो वायलेंस
होता है, बहुत ज़्यादा होता है, दास भी हैं, दासी भी हैं और आपका बलात्श्रम भी होता है, तो ये याद रखना है। हालाँकि यह प्रैक्टिकल बातें हैं, आप देखते होंगे, इसको मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, अन्यथा बहुत लोग हैं जो क्या बताएँ, छोड़िए। ख़ैर तो 23 का आर्टिकल का मैंने बता दिया कि यह जो 23 का है मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का निषेध है इसमें। दुर्व्यापार क्या होता है मैंने बता दिया। अब आर्टिकल 23 का 2 दूसरा भाग जो है इसमें देखेंगे तो ये यह एक दूसरे का विपरीत है। इसमें कहा गया है कि राज्य सार्वजनिक उद्देश्य के लिए जो है अनिवार्य सेवा करवा सकता है नागरिकों से। तो यह ध्यान रखना है आपको, अनिवार्य सेवा सार्वजनिक हित के लिए अगर कोई बात हो तो वहाँ पे करवाया जा सकता है। या आप जैसे मान लीजिए सरकार कहती है कि आप जो है स्वच्छता बढ़ाओ, स्वच्छता मोदी जी झाड़ू लेके लगा रहे हैं, तो यह एक प्रेरणा देने वाली बात है कि अगर आप स्वच्छता रखेंगे तो यह सार्वजनिक कार्य, मान लीजिए किसी पार्क में जाते हैं, आप सफाई करते हैं या सरकार आपसे अपील करती है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। सार्वजनिक उद्देश्य के लिए यह ऐसा व्यवस्था हो सकती है। एक तरीके से स्वयंसेवक की भांति अगर आप करना चाहें या सरकार आपसे करवा सकती है सार्वजनिक उद्देश्य के लिए। सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनिवार्य सेवा करवा सकती है। मान लीजिए अगर वार छिड़ गया देश में और सरकार कह रही है कि प्रत्येक नागरिक आप जो है अब हथियार उठाएंगे और जो है वार का सामना करेंगे, तो यह आपको करना पड़ेगा। तो सार्वजनिक उद्देश्य होना चाहिए वहाँ पे, व्यक्तिगत पर्सनल ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, बाकी आपका सार्वजनिक यानी पब्लिक उसका उद्देश्य होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। 23 का 2 भाग में इसमें लिखा हुआ है यह बात। और पहले में क्या लिखा है, मानव के दुर्व्यापार यानी बलात्श्रम और आज से नहीं कराया जाएगा। अब बलात्श्रम में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ज़बरदस्ती बंधुआ मजदूरी वगैरह जो होता था उस तरीके की बातें हैं, तो बलात्श्रम आपको याद रखना है। अब आर्टिकल 23 को जैसे मैंने बताया कि 22 में आपके जो है उसको प्रभावी बनाने हेतु उस बहुत सारे अधिनियम नियम आए थे। उसी प्रकार आर्टिकल 23 को प्रभावी बनाने वाले कानून की बात करेंगे तो इसमें पहला कानून है अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम जो 1956 का है। उसके बाद दूसरा मैंने बताया बंधुआ मजदूरी आज जो व्यवस्था है यह बलात्श्रम के अंतर्गत आती है, तो बंधुआ मजदूरी व्यवस्था निरसन अधिनियम यह भी था इसमें। फिर उसके बाद है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो 1948 है। उसके बाद है ठेका श्रमिक अधिनियम जो 1970 में आया। फिर है समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में आया। यह आपको ध्यान रखना। तो आपका बंधुआ मजदूरी बेगारी प्रथा यानी किसी से जबरदस्ती करवा रहे हैं, बिना पैसों कोई काम करवा रहे हैं, तो वह भी बलात्श्रम में आएगा। तो ये अधिनियम 5 आपको याद रखने हैं। अब उसके बाद हम बढ़ेंगे कहाँ पे, आपका जो अगला आर्टिकल है 24। तो याद रखिएगा आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बलात्श्रम और बाल श्रम में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। जहाँ क्वेश्चन दे दिया गया कि बलात्श्रम का निषेध किस आर्टिकल में है, तो 23 और 24 दोनों में कंफ्यूज होके कोई 23 मारेगा, कोई 24 मारेगा। तो पहला आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे मानव की बात है, जबकि नीचे जो आपका आर्टिकल 24 है उसमें बच्चों और किशोरों की बात है, यानी बच्चों, खासकर बच्चों की बात है। तो उसको याद रखना है। 23 में है तो आर्टिकल ये छोटा नंबर में, लेकिन इसमें बड़ों की बात है। आर्टिकल 24 जो है वह नंबर में बड़ा है, लेकिन वह छोटों की बात है, यानी बच्चों की बात है। तो इस तरीके से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है अच्छे से। तो आर्टिकल 24 की बात करें तो इसमें बाल मजदूरी का प्रतिषेध यानी निषेध किया गया है। अब बाल मजदूरी पहले की अगर बात करें तो इसमें पहले था कि 14 वर्ष से कम आयु के अगर बच्चे हैं, कम आयु के बच्चे हैं, तो उनको आपको क्या खतरनाक क्रियाकलापों में, कार्यों में, क्रियाकलापों में उनको नहीं रखा जा सकता, यानी वह एक तरीके से बाल श्रम हो जाएगा। तो बाल श्रम का निषेध आपका आर्टिकल 24 में है, इसको याद रखना है। इसमें और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है आर्टिकल के अंदर। अब इसको जो है प्रभावी बनाने हुए बहुत सारे कानून आए, और इसमें जो आपका पहला कानून अगर देखें तो आया था आपका कारखाना अधिनियम। आर्टिकल 24 को प्रभावी बनाने हेतु कारखाना अधिनियम कब आया, आपका 1948, यह याद रखिएगा। उसके बाद में दूसरा आपका जो अधिनियम है वह खान अधिनियम है, जो माइनिंग से रिलेटेड है, क्योंकि माइनिंग में बहुत बच्चों को उसमें आपका काम करवाया जाता है वहाँ पे, यानी बाल श्रम अधिक माइनिंग में होता है। तो उसके लिए आया था खान अधिनियम 1952। और उसके बाद अगर बात करें तो यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाल श्रम प्रतिषेध। कौन सा, बाल श्रम प्रतिषेध, बाल श्रम प्रतिषेध, बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम
86 का है, 86 का। इसको याद रखिएगा कि बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम जो 1986 का है, इसमें क्या बातें थी, इसको इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो इसमें यह बात थी कि 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनको खतरनाक क्रियाकलापों में नहीं शामिल किया जाएगा, उनका वो है, उसका प्रतिषेध है। तो इसमें क्या था कि जो करवाने वाला होगा, यानी जो बाल श्रम करवाएगा उसको अपराधी माना गया था। किसमें? आपका बाल श्रम, मैं लिख दे रहा हूँ, बोलना नहीं आपको, क्योंकि बाल श्रम प्रतिषेध निवारण अधिनियम जो है 1986 का, इसको याद रखना है। पहले तक जब यह आया बाल श्रम प्रतिषेध या इसको निवारण बोलिए, निवारण अधिनियम जो 1986 में आया था, इसमें क्या था, मूलतः क्या था, इसमें आपको याद रखना है कि मूलतः इसमें यह बातें थी कि जैसे 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे, 14 वर्ष से कम अगर है तो उनको खतरनाक क्रियाकलाप, खतरनाक यानी कोई भी ऐसा काम जिसमें उनको ज़्यादा दिक्कत हो, जैसे माइनिंग वगैरह हो गया, तो खतरनाक क्रियाकलापों से प्रतिषेध था। लेकिन जब इसमें संशोधन किया गया है 2016 में संशोधन की, खतरनाक ही नहीं, सभी क्रियाकलापों में, यानी अगर बच्चा 14 वर्ष से कम है तो सभी क्रियाकलापों में उनको नाम शामिल नहीं किया जाएगा, यानी प्रतिषेध है। और मूल कानून में यह था कि जो काम करवाएगा, यानी जैसे ठेकेदार है या कोई भी कंपनी में कर रहा है या किसी दुकानदार पे यानी कहीं भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कोई मतलब जो मालिक है या जो काम करवाएगा उसको अपराधी मानते हुए उसमें दंड के प्रावधान था। जब संशोधन आया तो उसमें उसको तो माना गया, साथ में बच्चे के पेरेंट्स, याद रखिएगा, बच्चे के पेरेंट्स को भी माना गया। यानी अगर बच्चे के पेरेंट्स भेजते हैं कहीं पे तो वह भी अपराधी हैं, उनको भी सजा मिलेगी। साथ साथ में जो करवाएगा काम, जहाँ पे जिस संस्था में बच्चा कर रहा है, इस कंपनी में या खनन में या कहीं भी, तो उसको भी सजा, यानी दोनों को, माँ बाप को, पेरेंट्स को भी इसमें आपका अपराधी तरीके से माना गया था। तो यह आपको ध्यान रखना, बाल श्रम प्रतिषेध निवारण अधिनियम 1986 का संशोधन हुआ इसमें 2016 में, और इसमें सभी क्रियाकलापों को शामिल किया गया था, सभी क्रियाकलाप। और इसमें एक बात कही गई इसी अधिनियम में, संशोधन में, कि जो 14 से 18 वर्ष यानी किशोर जो हैं, किशोरों को भी इसमें व्यवस्था रखा गया, और किशोरों को कहा गया कि इनसे खतरनाक काम नहीं करवाना है। 14 वर्ष तक तो कोई काम नहीं, और जो किशोर हैं 14 से 18, इनको खतरनाक, यानी कि मान लीजिए कोई केमिकल फैक्ट्री है, माइनिंग है, आज ऐसे जहाँ पे कोई घटना और दुर्घटना हो सकती है, तो वहाँ पे खतरनाक कामों में किशोरों को भी नहीं शामिल किया जाएगा। तो यह याद रखना है आपको, कौन सा, बाल श्रम प्रतिषेध एवं निवारण अधिनियम 1986। अब उसके बाद अगर बात करें तो 96 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, निर्देश दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि जो है आपके बाल श्रम पुनर्वास कल्याण कोष की स्थापना की जाए। बाल श्रम पुनर्वास कल्याण कोष, इसकी स्थापना की जाए। इसका मतलब क्या हुआ, कल्याण कोष, इसकी स्थापना की जाए। 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी थी। तो इसके स्थापना का उद्देश्य क्या हुआ, मान लीजिए कोई बच्चा है, उसके माँ बाप नहीं है, या कोई ऐसा है जो एक तरीके से मजदूरी कर रहा है, बच्चा है, तो उसके लिए बाल श्रम पुनर्वास कल्याण कोष बनेगा। क्योंकि जब उसका पुनर्वास किया जाएगा, यानी उस बच्चे को उस श्रम से मुक्त करा के उसको पढ़ाई में या कहीं भी रखा जाएगा, यानी उसके लिए पढ़ाई की व्यवस्था, या मान लीजिए अगर वो अनाथ है तो उसके लिए जो है आपका व्यवस्था होगी कि घर वर भी दिया जाएगा, यानी उसके ऊपर खर्चे भी तो आएंगे। तो अगर खर्चे आएंगे तो पुनर्वास के लिए उनको, यानी उनको लिए कल्याण कोष की स्थापना हो, पैसा हो, फंड हो, तो जिससे क्या हो कि जो बाल श्रम से मुक्त कराए जाएं बच्चे, उस कल्याण कोष का लाभ उनको उसके तहत मिले, पढ़ाई में जाएं, उनके लिए घर की व्यवस्था हो, जो भी हो। तो यह व्यवस्था की गई। तो यह आपको ध्यान रखना है, 1996 में सुप्रीम कोर्ट का यह जो है गाइडलाइन आई थी। अब इसमें अंतिम बात जो ध्यान रखनी है कि आपका एक एक जो आप इस समय देखते होंगे कि बच्चों के लिए अधिकार के लिए भी जो है बाल अधिकार जो आपके संरक्षण आयोग भी है, तो इसकी बात करें अगर, तो इसके लिए भी एक्ट आया था, बाल अधिकार संरक्षण आयोग। तो बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इसकी बात करें, आयोग
अधिनियम आया, मान लो अधिनियम था यहाँ, पहले अधिनियम आया था, फिर आयोग की स्थापना हुई 2005 में। 2005 में यह अधिनियम आया और इसमें आपको ध्यान रखना है तो राष्ट्रीय स्तर पर आपको पता होगा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है राष्ट्रीय स्तर पर, और साथ में क्या राज्यों में भी राज्य बाल अधिकार आयोग है। तो राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग भी है और राष्ट्रीय भी है। तो इन दोनों की स्थापना किसके तहत की गई थी? तो 2005 के तहत की गई थी। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। आर्टिकल 24 में मैंने बता दिया कि बाल श्रम का निषेध है। बाल श्रम यानी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे से, आप मूलतः अगर बात करें कानून में जो बाल श्रम प्रतिषेध कानून था उसमें अगर बात करें तो आपका यह था कि 14 वर्ष से कम बच्चे को खतरनाक क्रियाकलापों में आप नहीं रख सकते, वह प्रतिषेध था। लेकिन जब कानून में संशोधन हुआ 2016 में, तो इसमें कहा गया कि 14 वर्ष से कम बच्चों को किसी भी क्रियाकलाप, पहले खतरनाक था फिर उसके बाद किसी भी क्रियाकलाप में नहीं रखा जाएगा, यानी बिल्कुल निषेध कर दिया गया। और उसमें एक प्रावधान ये भी किया गया कि 14 से जो 18 वर्ष आयु के किशोर हैं उनको खतरनाक क्रियाकलापों में नहीं रखा जाएगा, बाकी उनसे काम करवाया जा सकता है। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है। बलात् श्रम जरूर ध्यान रखना है, और बलात् श्रम का भी निषेध है, लेकिन दूसरे क्लॉज में इसमें यह भी है कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए आपका राज्य आपसे ऐसा करवा सकता है, तो यह भी ध्यान रखना है। तो आर्टिकल 23, 24 और क्या था 22, इनकी हमने आज विस्तृत चर्चा देखी है। और इसमें जो अधिनियम है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। आर्टिकल तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में अधिनियम और नियम भी इम्पोर्टेंट हैं। तो आर्टिकल 23 और 24 में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। 23 और 24 दोनों आपके जो हैं वह किसमें हैं? आपके ये अधिकार, जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है उसके खिलाफ, उसके अंतर्गत 23, 24 दोनों का उल्लेख है। और इसमें 23 और 24 में कंफ्यूजन इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि बलात् श्रम और बाल श्रम में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको ऐसे याद रखना है कि जो आर्टिकल 23 है वह नंबर में तो छोटा है, लेकिन उसमें जो प्रावधान है वह बड़ों के लिए है। बड़ों के लिए है, बच्चे के लिए, सबके लिए है। लेकिन अगर 24 की बात करें तो ओनली क्या, चाइल्ड यानी बच्चे के लिए जो 14 वर्ष से कम आयु के हैं। तो आर्टिकल 23 में बड़े बच्चे सबके लिए है, महिला के लिए भी सबका प्रावधान है। लेकिन जो 14 वर्ष के कम आयु के बच्चों का जो प्रावधान है वह 24 में है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। 23 कम नंबर का आर्टिकल है लेकिन उसमें बड़े बच्चों सबकी बात है, जबकि 24 नंबर तो बड़ा है लेकिन उसमें छोटे बच्चों का जो है प्रावधान किया गया। तो ऐसा कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी और मेरी निरंतर क्लास चल रही है बिल्कुल आपका एक सिस्टमेटिक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन पर। अगर आपने पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो उसको देखने के बाद जरूर देखिएगा, और बहुत डिटेल में हम देखेंगे, क्योंकि परीक्षा के स्तर को भांपते हुए आपके जो प्रश्नों का स्तर जो है वह, कठिनाइयों का स्तर प्रश्नों के जो है लगातार बढ़ रहा है। तो उसको देखते हुए हम बहुत डिटेल में देखेंगे। और यूट्यूब पे क्या, जीवन में आपने शायद कभी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन का, शायद ही बहुत कम लोग पढ़े होंगे एक्सेप्शन का, इस तरीके का कंटेंट आपको नहीं देखने को मिलेगा, ये मेरा दावा है। तो क्लास का लाभ उठाइए, भरपूर उठाइए, और अगर पसंद आए तो आपके सहपाठियों और सबके बीच में आपको शेयर करना है, सेशन को लाइक करना है, और आपका अपना जो भी पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक हो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। आपका यह कर्तव्य है, आपका यह कर्तव्य है कि आप भाई बहन हैं हमारे, और उसके नाते आप हमारा सहयोग करेंगे। और सहयोग करने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि सेशन शेयर करिए, लाइक करिए, साथ में आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो आज शोषण के विरुद्ध हो गया है, अगला जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसको देखेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।